नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी पर परिचय चर्चा करेंगे, उसकी रणनीति पर बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है आपका, क्या पढ़ाएंगे। अब आप देखिए, जो ये आरएस का जो पाठ्यक्रम है उसका सिलेबस है साहब। क्या है सिलेबस? जो राजस्थान का जो आरएस में जो सिलेबस है, राजस्थान में आरएस का सिलेबस 3 भागों में विभाजित है। इसका जो पहला पार्ट है वो विश्व का भूगोल है। दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट विश्व का भूगोल है, दूसरा पार्ट भारत का भूगोल है, और तीसरा जो पार्ट है वो राजस्थान का भूगोल है। अभी हम हाल ही में राजस्थान का भूगोल की बात कर रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में जो आरएस में जो पाठ्यक्रम में शामिल है, इसमें सीधा दे रखा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल पार्ट की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले एक पार्ट आता है राजस्थान का परिचय विस्तार, यानी कि राजस्थान का जो पहला पार्ट है राजस्थान का परिचय विस्तार, आकृति, स्थिति आदि को लेकर, वो पार्ट हमें पहला पार्ट पढ़ना होता है, क्योंकि हम जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक कैसे पार पड़ेगी। दूसरा जो राजस्थान का पार्ट था वो इसमें दे रखा है सिलेबस में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम जानते हैं राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, अरावली है, मरुस्थल है, मैदान है, पठार है। इन चारों को पढ़ना होता है, चारों की विशेषताएं पढ़नी होती हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वनस्पति, भौतिक संरचनाएं, स्थलाकृतिक संरचनाएं, इस टाइप की बातें हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान के आरएस में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, रिसोर्सेज की बात हो रही है। अब इस रिसोर्सेज में आ सकता है आपका खनिज भी आ सकता है, रिसोर्सेज में आपका खनिज हो सकता है कि राजस्थान के कौन कौन से खनिज हैं, कौन से स्थान पहला है। खनिज हम देख सकते हैं, धात्विक खनिज हो सकते हैं, धात्विक खनिज भी हो सकते हैं, और अधात्विक खनिज भी हो सकते हैं, और ईंधन खनिज भी हो सकते हैं। खनिज नीतियों की बात हो सकती है, राजस्थान किन खनिजों में पहले नंबर पे है, किन में दूसरे नंबर पे है, कौन सा खनिज राजस्थान में पाए नहीं जाते, कौन से खनिज केवल राजस्थान में निकलते हैं, इस टाइप के। दूसरा है जो इसी में हम देख सकते हैं संसाधनों की अगर बात करें तो वो है राजस्थान की मृदा। मृदा भी एक संसाधन है, मृदा भी एक संसाधन है, और हम राजस्थान की मृदा की भी बारे में बात कर सकते हैं। मृदा को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। एक होता है उर्वरता के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर, जो एग्रीकल्चर विभाग जारी करता है। दूसरा होता है मृदा का जो, उसमें अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण, यूएसओ की तो यूएसए ने जारी किया है, उसमें 5 प्रकार की होती है। और तीसरा होता है सामान्य वर्गीकरण, जिसमें 10 प्रकार के आते हैं। साथ में मृदा अपरदन पढ़ेंगे, मृदा अपरदन की क्या समस्याएं हैं, मृदा अपरदन कैसे रोका जाए, राजस्थान में अपरदन की समस्या कितनी गंभीर है, इस टाइप की बातें होती हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरा पार्ट आपका जो राजस्थान का है वो है राजस्थान की जलवायु। अगर हम जलवायु की बात करें तो भाई जलवायु राजस्थान में कैसी है, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कौन से कारक है जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, जलवायु का वर्गीकरण किन्होंने किया है, व्यक्तिगत वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। फिर आता है मौसम, यानी कि जो मानसून है, जो ऋतुओं की बात हो सकती है, शीत ऋतु में क्या विशेषताएं हैं, शीत ऋतु में क्या क्या घटता है राजस्थान में, वर्षा ऋतु कब आती है, कब घटती है, कितनी बरसात होती है, तापमान की स्थिति क्या है, ग्रीष्मकाल की स्थिति क्या है, ये बातें इसमें हम पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है आपका वो है वनस्पति। अगर हम वनस्पति की बात करें तो जो राजस्थान में वनस्पति संरक्षण के प्रयासों की बात हो सकती है। इसमें राजस्थान में वनस्पति के जो संरक्षण है उसके लिए कितनी परियोजनाएं वर्तमान में कार्यरत हैं, चलाई जा रही हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, विश्व स्तर पर उनका सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा वनस्पति की स्थिति क्या है, किस जिले में ज़्यादा वन है, परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हैं,
ये हम देखेंगे। और राजस्थान में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, धोक कहाँ मिलता है, गूलर कहाँ मिलता है, सागवान कहाँ मिलता है, रोइडा कहाँ मिलता है, नाग कहाँ मिलता है, दामन क्या है, नागफनी क्या है, इस तरह की बातें होंगी। इसके अलावा अगला जो चैप्टर आपका जो जीवंत चैप्टर बोलते हैं, इसको रिलेवेंट चैप्टर है, बदलता रहता है। वन्य जीव हैं, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, कितने प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, कितने आपके मृगवन हैं, कितने आपकी जैविक उद्यान हैं, भालू उद्यान हैं, सफारी पार्क हैं, इस टाइप की चीज़ें इसमें बताई जाएगी आपको। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण के कितने प्रयास किए जा रहे हैं वो भी बात करेंगे। प्राचीन काल में क्या थे, वर्तमान में क्या है, संवैधानिक क्या प्रावधान है, उनकी बातें करेंगे। इसके अलावा जैव विविधता के प्रयासों के बारे में बात होगी। अब आता है राजस्थान छठा टॉपिक, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। अगर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की होती है, वृद्ध, लघु और मध्यम। वृद्ध कितनी है, मध्यम कितनी है, लघु कितनी है, उनकी बातें होंगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात होगी आपके। तो इस टाइप की चीजें होंगी सब। अगर हम आगे बढ़ें तो राजस्थान में जो 7वां टॉपिक दे रखा है वो है जनसंख्या और उसकी विशेषताएं, उसके घटक क्या है जनसंख्या की। जनसंख्या जो है राजस्थान में कितनी है, कहाँ ज़्यादा है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, ये बातें होंगी। विश्व स्तर पर क्या स्थिति है, राष्ट्र भारत में क्या स्थिति है, जिलेवार क्या स्थिति है। अगर हम घनत्व आएगा, विशेषताओं में लिंग अनुपात आ जाएगा, आपका शिशु लिंग अनुपात आ जाएगा, इस टाइप की बातें भी होंगी। जनसंख्या की समस्या क्या है, जनसंख्या की जो और प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये भी है। फिर आपका 8वां पार्ट है राजस्थान के उद्योग और राजस्थान के औद्योगिक विकास में कार्यरत जो संस्थाएं हैं उनकी स्थिति क्या है। औद्योगिक विकास जो संस्थाएं हैं जैसे रीको है, आरएफसी है, सिडबी उसके जो लघु रूप है, रासिको है, वो औद्योगिक विकास में कितना योगदान दे रही, कैसे दे रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, फर्टिलाइजर उद्योग, इनकी क्या स्थितियां हैं। ये तो आपका पीटी का सिलेबस था। और आरएस मेंस में केवल एक टॉपिक एक्स्ट्रा है राजस्थान का, वह है ऊर्जा संसाधन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटो, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जो जुड़ता है इसमें आपको पूछेगा संसाधन के रूप में परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत, ये 2 बातें हो रही हैं। इस प्रकार ये है सब आरएस का पाठ्यक्रम। इसके अलावा हम आगे और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो जो है मैंने बताया था आपका, ये राजस्थान का सिलेबस है जो मैं लूंगा। जो आपके और जैसे बच्चे हैं, पटवारी है, पुलिस है, रीट है, कांस्टेबल है, जूनियर अकाउंटेंट है, ये जो तकनीकी विभाग के जितने भी एग्जाम्स हैं, एलडीसी हैं, इन सब में ये राजस्थान का सिलेबस है। पहला जो आपका पार्ट होगा हम पढ़ाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का परिचय, विस्तार, उसकी अवस्थिति। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ, भारत के संदर्भ में, राजस्थान के नाम क्या रहे हैं, राजस्थान की सीमाएं किन राज्यों को छूती है, किस देश को छूती है, लंबाई के बारे में बात होगी, संभागों की बात होगी, जिलों की बात होगी, आदि होगी। भौतिक प्रदेशों की बात हो ही गई है, दूसरा टॉपिक भौतिक, तीसरा अपवातंत्र, चौथा आपका जलवायु, उसका वर्गीकरण है, 5वां है राजस्थान का अपवातंत्र। अब ये जो अपवातंत्र है इसकी बात करेंगे भाई, राजस्थान में अपवातंत्र क्या होता है, पहली बात तो यही बताना आपको। फिर कितने प्रकार का अपवातंत्र पाया जाता है, हम जानते हैं कि राजस्थान में 3 प्रकार का अपवातंत्र पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा है, तीनों की अलग अलग बात करेंगे, अरब सागर की अलग बात करेंगे, बंगाल खाड़ी की अलग बात करेंगे, आती है, ठीक है। फिर राजस्थान में जल संसाधनों की क्या स्थिति है, डार्क जोन में कितने हैं, क्रिटिकल जोन में कितने हैं, इस तरह की, और बिल्कुल क्लियर कितने हैं वो बात करेंगे। फिर हम देखेंगे आगे बढ़ के कि राजस्थान में खारी झीलें और मीठी झीलें कितनी हैं, क्या इसकी स्थिति है। राजस्थान में जो बांध हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, बड़े बड़े बांध, छोटे छोटे बांध, और राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी इसमें हम देखेंगे। फिर राजस्थान की मृदा, वनस्पति, इसमें एक और पार्ट है राजस्थान की कृषि, उसकी योजनाएं। राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, भूमि जोतों का आकार देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो देखेंगे। कृषि विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखेंगे, ठीक। राजस्थान में जो परिवहन के जो साधन हैं, चाहे आपका रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे आपका पाइपलाइन परिवहन हो, उनकी स्थिति देखेंगे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, कॉरिडोर योजनाएं, उनको भी हम इसमें देखेंगे। ऊर्जा संसाधन देखेंगे, सौर ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा देखेंगे, इसमें आपके
परमाणु ऊर्जा भी देख लेंगे, आपकी तापीय ऊर्जाएं देखेंगे, इस टाइप की चीज़ें होंगी साहब। उद्योग हो गई, जनसंख्या हो गई, और एक लास्ट टॉपिक आपका पशुधन। तो पशुधन को देख लेंगे, आंकड़ों में देख लेंगे, इसके अलावा पशुधन की योजनाएं भी देखेंगे साथ में, और प्रत्येक पशुधन जैसे गाय वंश है, भैंस वंश है, बकरी वंश है, इनकी भी हम बात करेंगे साहब। अगर हम आगे बढ़ें तो देखो साहब, जो राजस्थान का जो पहला पार्ट है उसकी हम बात करें तो राजस्थान का जो पहला पार्ट है उसका नाम है राजस्थान का परिचय, उसकी स्थिति, उसका विस्तार, उसकी ये चीज़ें हैं। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान का पहला पार्ट, राजस्थान का परिचय। और राजस्थान का जो परिचय है, उसकी जो स्थिति है, उसको कैसे जाना जा सकता है। अब आप देखिए कि राजस्थान को जानने का या राजस्थान की स्थिति है उसको जानने के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपके सामने कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा भारत के संदर्भ में, और दूसरा क्वेश्चन होगा विश्व के संदर्भ में। ये ध्यान रखिए। अब हम जानते हैं, हम देखो साहब, ये पृथ्वी, आप ये सीधा सीधा समझो इस चीजों को कि पृथ्वी है, ये गोल गोल पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है। देखो ये रेखा जो गुजर रही है, बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ध्यान रखिए, पृथ्वी के जो बीचों बीच एक रेखा गुजरती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है, यानी कि इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा के उत्तर में जो भाग होता है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और रेखा के जो दक्षिणी भाग होता है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पहले बात आप समझिए, पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होती है, और पृथ्वी पर एक बीचों बीच रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए आप ध्यान रखिए, इस 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे यहां तक तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इस 0 के अगर हम दक्षिण में जाएं तो भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर यूं रेखाएं होती हैं, गोल 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 गोल। इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आलफाल तो समझिए आप कि पृथ्वी गोल है और बीचों बीच रेखा गुजरती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये तो एक बात होगी। अब दूसरे डायग्राम पे आइए। फिर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण एक सीधी रेखा खींची हुई है बीचों बीच। यह देशांतर रेखा होती है। देशांतर सदैव उत्तर से दक्षिण खींच जाते हैं और अक्षांश सदैव पूर्व से पश्चिम खींचे जाते हैं। अब जो ये देशांतर रेखा है, इस पे ध्यान दीजिए आप। ये जो देशांतर रेखा है, इसे हम, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसे हम ग्रीनविच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। और ये जो ग्रीनविच है, इसी से पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उनके टाइम को निर्धारित किया जाता है। अब ये जो ग्रीनविच है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्वी भाग में पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिम भाग में पश्चिम गोलार्ध। इस रेखा के पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध। तो हमें समझ गए, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में यूं समझे तो हम 4 भागों में बांट लेते हैं इन 2 रेखाओं के आधार पर। एक ये भाग हो गया इस रेखा के पश्चिम वाला, ये पश्चिम गोलार्ध, और इस रेखा के जो ये पूर्वी भाग है ये पूर्वी गोलार्ध। अब ये जो रेखा है इसके उत्तर में क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब आप गौर से देखिए, इस रेखा पर एक और रेखा खींची हुई है। ये पृथ्वी पर एक और रेखा है और इस रेखा को हम कहते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं भाई? करक रेखा कहते हैं। ये आप जानते ही हो नॉर्मली, ये करक रेखा है। और करक रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और जो भारत की जो स्थिति है करक रेखा पे, आप देखिए एक डायग्राम बना हुआ है और भारत यहाँ पे अवस्थित है और भारत में राजस्थान यहाँ पे है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का ये भाग पूर्वी है और ये भाग क्या है? उत्तर है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। वहीं अगर हम यह देखें कि राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है,
तो हम जानते हैं राजस्थान भारत में यहाँ पे है, ये पूर्वी भाग है भारत का, ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का पश्चिमी भाग है और ये भारत का दक्षिणी भाग है। तो हम कह सकते हैं भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिम। क्या कहोगे आप, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और विश्व के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो हमें देखो ये हम कह सकते हैं कि स्थिति के आधार पर, क्या कह सकते हैं हम, स्थिति के आधार पर, देखिए स्थिति के आधार पर बात करें तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। वहीं भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। भारत के संदर्भ में कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में। ध्यान रखिए कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में। अब साहब आपके दूसरा जो क्वेश्चन आता है राजस्थान को लेकर कि राजस्थान की आकृति कैसी है। कई बार बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में आता रहता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान का परिचय उसकी आकृति पर अगर हम करें तो राजस्थान की जो आकृति है उसको लेकर दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला है जो राजस्थान की आकृति आपको दिख रही है वो आकृति आपकी कैसी है, पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है बेटा, पतंगाकार। एक शब्द में अगर कहें तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। अगर हम दूसरी बात में कहें तो एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपके सामने, रंबस या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो राजस्थान की आकृति की बात करें, या तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार होगी या राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होगी। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहले किस विद्वान ने बताया था कि राजस्थान की आकृति समकोण चतुर्भुज के समान है। तो ध्यान रखिए, यहां आप गौर से देखिए, सबसे पहले किसने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो हम इसमें कह सकते हैं सबसे पहले T.H. हैंडले ने बताया था राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो ध्यान रखिए भाई, आकृति से आपके क्वेश्चन बनते हैं तीन कि राजस्थान की आकृति कैसी है भाई, पतंगाकार है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। और सबसे पहले किसने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, तब आप कह सकते हो T.H. हैंडले। अगर हम अब बात करें राजस्थान का परिचय नाम के आधार पर, तो उसकी हम बात करेंगे तो ये है आएगा आपका अगली। अगर राजस्थान के परिचय की बात करें नाम के आधार पर तो हम कह सकते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप गौर से मैप देखो अपना, ये ध्यान दो उधर, कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक राजस्थान व उसके विभिन्न भागों के विभिन्न नाम रहे हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को, जो वैदिक काल था आपका, उसमें राजस्थान के लिए क्या नाम यूज किया गया है, ब्रह्मावृत। ध्यान रखिए, वैदिक काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मावृत शब्द का नाम यूज किया गया है। अगर आपको पूछे वाल्मीकि रामायण में राजस्थान के लिए क्या नाम यूज किया गया है, तो आप कह सकते हो वाल्मीकि रामायण काल में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द यूज किया है, और यूज करने वाले कौन थे, वाल्मीकि जी थे। ठीक है साहब, आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है बसंतगढ़ का शिलालेख। अगर आपको ये पूछे बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या नाम यूज किया गया है, तो आप ध्यान रखिए बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या नाम यूज किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बसंतगढ़ के शिलालेख सिरोही में स्थित है। कहाँ पे है साहब, पहली बात सिरोही में है, और ये 682 विक्रम संवत का है लिखा हुआ, और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम यूज किया गया है, राजस्थानादित्य। ठीक है साहब, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बसंतगढ़ के शिलालेख के अलावा राजस्थान शब्द का उल्लेख, भाई बसंतगढ़ के शिलालेख में तो राजस्थानादित्य है, इसके अलावा बसंतगढ़ के शिलालेख के अलावा राजस्थान शब्द का यूज कहाँ कहाँ किया गया है,
तो आप ध्यान रखिए, इस शिलालेख के अलावा राजस्थान शब्द का यूज राजरूपक नामक किताब में भी किया गया है। राजरूपक वीरभाण की किताब है और इसमें भी हम राजस्थान शब्द का उल्लेख देखते हैं। इसके अलावा जो आईने अकबरी है, आईने अकबरी में भी राजस्थान शब्द का यूज किया गया है और यह किताब अबुल फजल की है। इसके अतिरिक्त नैनसीरी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का यूज किया गया है। तो ध्यान रखिए साहब, राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ के शिलालेख में, जो राजस्थानी द्वितीय के रूप में मिलता है, राजरूपक में मिलता है, आईन अकबरी में मिलता है और मनोत नैनसीरी किताब में मिलता है। अब आप ये जानते हो नैन्सी कौन थे? नैन्सी मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। नैन्सी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, इन किताब का नाम क्या है? मनोत नैनसीरी ख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत। आगे बढ़ते हैं साहब, और राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ, राजस्थान के लिए क्या क्या नाम यूज किए गए? एक नाम यूज किया गया है राजपूताना। एक नाम क्या यूज किया गया है? राजपूताना। ध्यान रखिए, राजपूताना शब्द का सबसे पहले कितनी बार आ चुका है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो आप गौर से देखिए, यहां दिख रहा है आपको 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। क्या नाम आया है आगे? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना नाम यूज किया है। ध्यान रखिए, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। ये राजपूताना राजस्थान में राजपूतों द्वारा लंबे समय तक किए गए शासन के कारण दिया गया है। इसके अलावा अब आपको ये पूछे कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखना, इसका उल्लेख हमें विलियम फ्रैंकलिन की बुक आई है एक, और विलियम फ्रैंकलिन की बुक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस किताब में राजस्थान शब्द का ये उल्लेख है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है साहब। अगर आपको कोई पूछे आगे जो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। ध्यान रखिए, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे और इन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। इन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है। कर्नल टोड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है और कर्नल टोड घोड़े वाले बाबा भी कहलाते हैं। ठीक है, इनकी बुक का नाम है एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी दूसरी किताब जो यही मॉडिफाई हुई 10 साल बाद में, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत की राजपूत रियासतें। इसके अलावा हम लास्ट में अगर देखें तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। अगर हम संविधान में देखें तो संविधान में राजस्थान शब्द का उल्लेख जब किया गया वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने स्टार्ट किया राजस्थान को, और आप देखते हो राजस्थान जो है उसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि राजस्थान की स्थिति क्या है,